दोस्तों आज फिर इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल आपके लिए एक महत्वपूर्ण थ्योरी को लाया है। वो क्या है तो गथरी का सिद्धांत को आज हम लोग देखेंगे। मतलब गथरी का थ्योरी, इनका पूरा नाम क्या था? ईआर गथरी एक व्यवहारवादी है जिन्होंने सीखने का एक ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो थर्नडाइक, स्किनर, हल, पैवलोव एवं वाटसन सिद्धांत से भिन्न है। गथरी के सिद्धांत को और थोड़ा डिटेल से जानते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक उद्दीपक तथा अनुक्रियाओं के बीच में सहचारपूर्ण बलन के आधार पर स्थापित नहीं होता, बल्कि मात्र इन दोनों के बीच समीपीयता के आधार पर होता है। यही कारण है कि गथरी के सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया समीपीयता सिद्धांत कहा जाता है। मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंटिक्यूटी थ्योरीज कहा जाता है। में व्यवहारिक पक्षों मतलब प्रैक्टिकल्स एस्पेक्ट्स पर काफी बल डालता है और इस बिंदुओं पर वे थर्नडाइक, स्किनर के समान है। गथरी को प्रयोग में अधिक विश्वास नहीं था और सीखने के सिद्धांत से संबंधित वे हर्टन के साथ मिलकर मात्र एक ही प्रयोग किए। गथरी द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रदाय निम्नलिखित है, मतलब कॉन्सेप्ट है। यहाँ कह रहा है पहला पॉइंट इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट जो बतलाए जा रहे हैं वो क्या है? गथरी द्वारा प्रतिपादित के सिद्धांत के अनुसार महत्वपूर्ण संप्रदाय है। इसके 10 पॉइंट है जो कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है सीखने का एक नियम, वन लॉ ऑफ लर्निंग। दूसरा पॉइंट क्या है तो एक प्रासायिक सीखना, वन ट्रायल लर्निंग। तीसरा पॉइंट क्या है? नवीनतम नियम, रिसेंसी प्रिंसिपल्स। चौथा पॉइंट क्या है तो यहाँ कह रहा है गति उत्पन्न उद्दीपक, इसका इंग्लिश क्या है तो मूवमेंट प्रोडक्ट स्टिमुली। पांचवा पॉइंट क्या है तो कार्य एवं गति के अंतर, डिस्टेंसेस बिटवीन एक्ट एंड मूवमेंट। जो छठा पॉइंट बताया जा रहा है पुनर्बलन का स्वरूप, नेचर्स ऑफ रेनफोर्समेंट। सातवां पॉइंट क्या है वो देखते हैं आगे, गथरी हर्टन प्रयोग। आठवां क्या है? विस्मरण। नौवां क्या है? आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आठवां पॉइंट विस्मरण, फॉरगेटिंग। नौवां क्या? आदतों से कैसे छुटकारा पाया जा सके, हाउ टू ब्रेक हैबिट। गथरी का 10वां पॉइंट क्या? दंड एवं प्राणोद, प्रिंसिपल्स एंड ड्राइव। 9वां पॉइंट क्या है? आदतों से कैसे छुटकारा पाया जा सके, हाउ टू ब्रेक हैबिट्स। 10वां पॉइंट क्या है? सिद्धांत का जो हम लोग बात किए जा रहे हैं उसका जो 10 पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा बारीकी से देखते जाएं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। गथरी का जो थ्योरी है उसमें कहने का क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार से स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट का, सीखने का एक नियम। सीखने के एक नियम को क्या कहा जाता है? थर्नडाइक। गथरी का मत है कि थर्नडाइक तथा स्किनर ने जो सीखने के नियम की चर्चा की है यह आवश्यक है कि जटिल है। गथरी गथरी 1952 ने इस प्रकार किया है कि उद्दीपकों का एक संयोज्य जो किसी गति को उत्पन्न करता है अपनी दूसरी पारी में फिर वही गति उत्पन्न करता है। इस तरह से स्पष्ट यह बतलाता हुआ कि जब प्राणी किसी परिस्थिति में कुछ करता है तो अगली बार वह उस परिस्थिति में पुनः होता है, मतलब दोबारा उसी चीज़ को खोजने के लिए वह चला जाता है, तो वह वही अनुक्रिया फिर करता है और पाया जाता है। सीखने का एक नियम के अनुसार एक और भी चीज़ जानते हुए आगे बढ़ेंगे। प्राणी किसी परिस्थिति में जो देखता है वह इस बात के लिए संकेत हो जाता है कि क्या किया जा रहा है। इसके द्वारा गथरी ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी दी हुई परिस्थिति में प्राणी अपने सामने उपस्थित अनेकों उद्दीपकों में से कुछ उद्दीपकों को चयन कर लेता है। इसी प्रकार से सीखने का एक नियम कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट को, क्या है थ्योरी का नाम तो गथरी थ्योरी। दूसरे पॉइंट को देखते हैं और आगे इसको थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। यह एक प्रयासी सीखना, वन ट्रायल लर्निंग जिसे कहते हैं। गथरी का यह मानना था कि थर्नडाइक, स्किनर तथा हल का प्रतिपादन बारंबारता, मतलब बार बार के नियम को गथरी ने अस्वीकृत मतलब रिजेक्ट किया है। जो दूसरा पॉइंट का जो बता रहे हैं प्रयासी सीखना के बाद, और स्पष्टता कहा है कि उद्दीपक तथा अनुक्रियाओं के बीच का सहचार मात्र एक प्रयास में ही अधिकतम शक्ति पर पहुंच जाता है। गथरी 1942 के ही शब्दों में एक उद्दीपक पैटर्न किसी अनुक्रियाओं के साथ पहली बार युग्मित होने पर भी संपूर्ण सहचार्यात्मक शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गथरी के लिए सीखना उद्दीपक तथा अनुक्रियाओं के बीच समीपीयता का परिणाम होता है और प्रथम बार युग्मित होने पर ही सीखना पुनः ही हो जाता है। अब आते तीसरा पॉइंट पे, नवीनता नियम, रिसेंसी प्रिंसिपल्स। तीसरा पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि गथरी ने नियम पर बल डाला है और कहा है कि प्राणी किसी भी परिस्थिति में किसी तरह की अनुक्रिया करता है, उसमें से जो अंतिम अनुक्रिया होता है उसी को पुनः दोहराया जाता है। ये गथरी का मानना। गथरी ने नवीनता का नियम कहा है। चौथा पॉइंट क्या है? गति उत्पन्न उद्दीपक, मूवमेंट प्रोडक्ट स्टिमुली। इसका भी थोड़ा डिटेल से देखते हैं और जानेंगे। इसमें कहा गया है उद्दीपक या पर्यावरणीय घटना तथा उससे उत्पन्न होने वाली अनुक्रिया में समय अंतराल अधिक होता है। गथरी के सिद्धांत के लिए एक समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए गथरी ने गति उत्पन्न संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इससे तात्पर्य उन उत्तेजनाओं से होता है जो मांसपेशियाएं
कंडरा तथा शरीर के संधियों मतलब जॉइंट्स के ग्राहकों के उत्तेजित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम कोई एक आवाज़ सुनते हैं और उसकी ओर सिर घुमाते हैं तो इससे शरीर के मांसपेशियों, कंडरा एवं संधि में कुछ ऐसी उद्दीपक उत्पन्न हो जाता है जो वह उत्तेजनाओं जिसके कारण सिर मतलब खुद पे खुद घुमाया जाता है। उस आवाज़ आते ही जो हमारा सर है वो खुद पे खुद उस ओर मुड़ जाता है। इसे ही गति उत्पन्न उद्दीपक कहा जाता है। अब आते हैं पाँचवां पॉइंट पर। पाँचवां पॉइंट क्या कार्य एवं गति में अंतर बताना है कि गथरी ने अपने सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किया है। प्रश्न है कि अभ्यास से निष्पादन क्यों उत्पन्न हो जाता है? Why does practice improve in performance? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने क्रिया तथा गति के बीच अंतर क्रिया है। गति से उसका तात्पर्य मांसपेशियों से होता है तथा क्रियाओं से तात्पर्य गतियों के एक समुच्चय मतलब सेट से होता है। क्रिया की पहचान इस बात से होती है कि इससे वातावरण में क्या परिवर्तन आता है। चिट्ठी लिखना, भोजन करना, पुस्तक पढ़ना इत्यादि सभी क्रियाओं के उदाहरण गथरी ने स्पष्ट किया है कि गति तथा उद्दीपक के बीच में सहचार मात्र एक ही प्रयास में हो जाते हैं। अतः प्राणी किसी गति को करना मात्र एक ही प्रयास में सीख लेता, परंतु किसी क्रियाओं को सिखाने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अभ्यास की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि परिस्थितियों में कई तरह की विशिष्ट गतिविधियों की विभिन्न उद्दीपक परिस्थिति के साथ सहचार्य होना आवश्यक है। जितना ही अभ्यास अधिक दिया जाएगा इस तरह से सचार उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। शायद यही कारण है कि अभ्यास से प्राणी का निष्पादन परफॉर्मेंस जिसे कहता है उत्तर उन्नत हो जाता है। अब छठा पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं पुनर्बलन का स्वरूप क्या है, नेचर्स ऑफ रेनफोर्समेंट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। गथरी के लिए पुनर्बलन मात्र एक ही यांत्रिक व्यवस्था है, मैकेनिकल्स अरेंजमेंट है, जिसकी व्याख्या करने के लिए उनके द्वारा प्रतिपादित समीप्यता का नियम पर्याप्त है। गथरी के अनुसार पुनर्बलन सीखने के लिए आवश्यक नहीं, परंतु सीखी गई अनुक्रियाओं का विलोपन या अनाधिगम मतलब अनलर्निंग होने से बचने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। इसी तरह से गथरी की जो थ्योरी है उसको और आगे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। गथरी हर्टन प्रयोग, गथरी हर्टन एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? इनका मानना है कि गथरी का यह दावा था कि किसी परिस्थिति में जब प्राणी कई अनुक्रिया करता है तो इसे अंतिम अनुक्रिया को कहा जाता है, बशर्ते कि उसे वैसे ही परिस्थितियों में पुनः रखा जाए। इससे नवीनता का नियम की संज्ञा दी जाती है। गथरी हर्टन का जो प्रयोग है ना, उनका यह मानना है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। उनका यह मानना है कि वह बॉक्स शीशे का बना हुआ होता है तथा उसमें बीच में एक छोटी सी पॉल मतलब था जिसमें बिल्ली के शरीर का कोई भी अंग स्पर्श होने पर दरवाजा स्वतः खुल जाता था। जैसे कि ये सब पोल देख रहे ना, इनका मानना था गथरी का कि शीशे का जो बॉक्स बना हुआ उसमें एक पोल था, उसका शरीर का जो बिल्ली है ना उसका शरीर का कोई भी अंग अगर सट जाता तो दरवाजा खुल जाता था। इस थ्योरी में और आगे देखते हुए बढ़ते हैं। प्रावधान इस बात का यह था कि पोल को स्पर्श करते हुए बिजली की जो शारीरिक मुद्रा बिल्ली की जो शारीरिक मुद्रा होती है उसका फोटो ले लिया जाता था ताकि यह पता चल जा सके कि शारीरिक मुद्रा बनाते हुए पोल को स्पर्श करता है या नहीं। बारी बारी से अनेकों बिल्लियों का प्रयोग किया गया। परिणाम में यह देखा गया कि बिल्ली पहले बॉक्स के बाहर अपने की अनुक्रिया भिन्न भिन्न ढंग से की। प्रत्येक बिल्ली उसी अंतिम अनुक्रियाओं को करना सीख ली जिससे करके वह बॉक्स से बाहर आ पाता। इसी प्रकार से गथरी हर्टन और प्रयोग को देखें और आगे बढ़ते हैं। विस्मरण फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग के बारे में भी गथरी ने क्या कहा है? विस्मरण की प्रक्रिया भी एक प्रयास में संपन्न हो जाता है। इनका मतलब था कि जब पहले उद्दीपक की परिस्थिति में प्राणी मौलिक अनुक्रिया ओरिजिनल रिस्पॉन्स के विकल्प में कोई दूसरा अनुक्रिया करता है तो उस उद्दीपक के साथ दूसरी अनुक्रिया सहचारी हो जाता है और पहली अनुक्रियाओं का विस्मरण हो जाता है। इसी तरह के सिद्धांत को गथरी ने विस्मरण कहा है। अब आगे बढ़ते हैं और 9th पॉइंट पे देखते हैं आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। यहाँ गथरी का कहना है, गथरी के सिद्धांत का यह सबसे व्यवहारिक पहलू है कि उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बुरी आदतों के परिवर्तित करने के लिए 3 प्रमुख विधियों का वर्णन किया है। वो कौन से 3 चर्चा किया हुआ है, आगे देखते हैं कि कौन वो 3 है। दहली विधि है, थकान विधि, असंगत उद्दीपक की विधि। ये 3 जो विधि भी बताए जा रहे हैं ना, ये आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप यह जान सकते हैं कि इसको छुटकारा कैसे पाया जाए। ये किसने कहा था? तो गथरी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दहली विधि क्या कहते हैं। उद्दीपक की तीव्रता, ये जो दहली विधि है इसमें क्या कहा जा रहा है? उद्दीपक की तीव्रता को इतना कम करके उपस्थित किया जाता है, इतना कम करके उपस्थित किया जाता है उससे अवांछनीय अनुक्रिया नहीं हो पाता। फिर भी धीरे धीरे उद्दीपक की तीव्रता को इस ढंग से बढ़ाया जाता है प्राणी अवांछनीय अनुक्रिया न कर पाए। इस तरह की अनुभूति का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति में उस अवांछनीय अनुक्रियाओं को उत्पन्न करने का दहली ऊंचा होता है। परिणाम तीव्र उद्दीपकों उस दहली से नीचे होता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, यदि किसी घोड़े को जिससे पीठ पर सवारी ढोने की आदत नहीं, पर यदि कोई व्यक्ति उसकी पीठ पर कोई सवार हो जाता है तो उछलने कूदना अवांछनीय अनुक्रिया करने लगता है। अवांछनीय अनुक्रियाओं को दूर करने के लिए उसकी पीठ पर पहले से ही धीरे धीरे कंबल, एक कंबल, 2 कंबल करके उसे आदत लगाएंगे। उसके बाद ही कोई इंसान उसके कंधे पर बैठ कर सवार भी किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? दहली विधि का उदाहरण बताते हुए हम लोग दहली का चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब जानते हैं कि थकान विधि किसे कहते हैं, थकान क्या है। गथरी ने इस विधि में प्राणी को अवांछनीय अनुक्रियाओं को बार बार तब तक करने के लिए कहा जाता है जब तक कि थक कर वह उसे आगे करने की अनिच्छा न व्यक्त कर दे। ऐसी परिस्थितियों में थक कर प्राणी अवांछनीय अनुक्रिया को करना छोड़ देता है। जैसे मान लेते हैं, गथरी का यह भी कहना था, गथरी ने इस विधि का उपयोग
एक छोटी बच्ची पर किया है, जिससे दिया सलाई बॉक्स, जैसे कहते हैं ना इंसान कुछ कुछ मना करते हैं तो वो बच्चा बार बार वही चीज़ करने को जिद करता है। तो एक बच्ची थी, उसको ना माचिस की जो सिलाई है उसको जलाने का एक बहुत ही बुरा आदत था। तो उस गथरी का यह मानना है कि इंसान जब तक वो काम करते करते थक ना जाए उसे करने दिया जाए। तो इनका यह मानना था कि वो बच्ची को पूरा दिया सलाई जलाने की अनुमति दिया जाए, और वो जब तक करते करते वो थक ना जाए, उब ना जाए, तब तक उसे उस मतलब जो प्रक्रिया चल रही है उसे करने दिया जाए। और जब वह थक गई, उब गई, तो उसे उस अनुक्रिया को करना बंद हो गया। और अब गथरी का ये भी कहना है कि उसे जो दिया सलाई की अनुक्रिया जो प्रक्रिया कर रही थी जलाने के बाद वह जिद करती थी, अब वह करना बंद कर दी। अब देखते हैं असंगत उद्दीपक की विधि किसे कहते हैं, इसका क्या कहना है। इनका एक छोटा सा ही एक एग्जाम्पल लेके कहते हैं। मान ले कि कॉलेज के एक छात्र पर एक उदाहरण किया गया, मतलब उदाहरण या एग्जाम्पल लेके देखा गया। छात्र विशेष कोलाहल मतलब शोरगुल में अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ पाती थी। इस समस्याओं से निपटने के लिए उसने हल्ला के दौरान ही अपना पढ़ाई जारी रखा। और वो देखा गया कि कुछ समय बीतने के बाद यह देखा गया कितनी भी शोर हो रहा, कुछ भी हो रहा, वो उस अनुक्रिया को करते रही और उस पे कोलाहल मतलब आवाज़ का कोई असर नहीं पड़ने लगा है। इससे अभ्यास होने के बाद भी पाठ्य पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर दी, और अब कोलाहल होते रहने पर भी उसे किसी प्रकार की कठिनाइयाँ पुस्तक पढ़ने में नहीं होती। इसका कारण यह था कि कोलाहल अब सुनने की अनुक्रिया की बजाय पढ़ने की अनुक्रिया से संबंधित हो चुकी थी वो। इसी ही क्या कहते हैं, असंगत उद्दीपक की विधि कहते हैं। अब आते हैं सबसे अंतिम पॉइंट पर, जो कि 10वां पॉइंट है, वो क्या है देखते हैं। दंड एवं प्रानोद, पनिशमेंट एंड ड्राइव। इसका गथरी का क्या मानना था। गथरी का मत है कि दंड की प्रभावशीलता इस बात से होता है कि दंडित प्राणी को क्या करने के लिए बाध्य करता है। दंड का प्रभाव इसलिए नहीं हो पाता है, इससे व्यक्ति में दर्द उत्पन्न होता है ताकि वह व्यक्ति कुछ उद्दीपकों की प्रति परिवर्तित ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य, मतलब उस चीज़ को करने के लिए बंद कर दे। जब दंडित व्यक्ति पहले उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, दंडित अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तन करने में सफल हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति दंडित व्यवहार से असंगत व्यवहार उत्पन्न कर सकने में समर्थ हो पाता था। दंड प्रभावहीन तब हो जाता है जब दंड से उत्पन्न व्यवहार दंडित व्यवहार के साथ असंगत नहीं हो पाता। गथरी का मत है कि दैहिक प्राणोद प्राणी में संपोषित उद्दीपक उत्पन्न करता है जो प्राणी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाशील रहते। उदाहरण, भूख प्राणोद प्राणी में आंतरिक उत्तेजना पैदा करती है। जब तक यह प्राणी में बना रहता है तब तक कि लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाता है, अर्थात भोजन की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसी ही प्रकार का दंड या फिर आपका शारीरिक के जो प्राणोद होता है उसे ही क्या कहते हैं। इसमें कहा गया है कि दंड प्राणोद में ऐसी अनुक्रिया को करने के लिए बाधित किया जाता है जिससे उसको तकलीफ हो, उसे हम लोग दंड प्राणोद कहते हैं। भूख की अवस्था में इंसान भूख प्राणोद से जूझता है। जब तक उसे उसका लक्ष्य मतलब खाना ना मिलता तब तक वो उस चीज़ को करते रहता है, और जहाँ मिलने पर वहाँ भूख की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ उसे भरपेट खाना मिलता है तो वहाँ भूख प्राणोद नहीं मान्य रहता है। इसी प्रकार से गथरी ने बहुत सारे अपने उदाहरण को देते हुए यह समझाया है कि गथरी थ्योरी के अंतर्गत क्या बताया गया है। गथरी के थ्योरी में बहुत सारे आलोचनाएं कुछ बिंदुओं पर की गई है, जिसमें कि कहा गया है कि गथरी के सिद्धांत की सरलता को कुछ लोगों ने जहाँ प्रशंसा की है तो कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। इसके अनुसार गथरी ने अपने सिद्धांत में कुछ नियमों के साथ आधार पर इतनी तथ्यों मतलब फैक्ट्स की व्याख्या करने की कोशिश की है जो सचमुच में संभव नहीं है। इस सिद्धांत की कई व्याख्याओं को पूर्ण कल्पना के समान मान लेने पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें गथरी के सिद्धांत में किए गए हैं, जो कि गथरी के सिद्धांत में कन्फ्यूजन अधिक है। गथरी ने इस सिद्धांत में सीखने की दो महत्वपूर्ण कारकों, एक अभ्यास और एक पूर्वबलन, दोनों की सीखने के लिए अनावश्यक माना है। परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों कारणों से भूमिका को उन्होंने गंभीरता से स्वीकार भी किया है। फलतः आम लोगों के मन में गथरी की वास्तविक स्थिति के बारे में एक कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। और भी आलोचना करते हुए आगे बढ़ते हैं। गथरी ने सीखने की जो सिद्धांत को बताया है, रूढ़िबद्ध व्यवहार बताया है, अधिक बल दिया गया। आलोचकों का मत है कि ऐसे करके गथरी व्यक्तित्व विभिन्नता जैसे महत्वपूर्ण तथ्य की अपेक्षा कर बैठते हैं। गथरी की इसी प्रकार से जो आलोचना किए गए हैं वो सब हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहीं पे ये गथरी थ्योरी को समाप्त करते हैं। और फिर थ्योरी है, बहुत मुश्किल होता है, कठिनाइयाँ होती हैं। थ्योरी को हम बदल के तो नहीं देख सकते ना, इसलिए जैसा थ्योरी है उसको हम लोग को वैसा ही पढ़ाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के भी नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ये गथरी का थ्योरी समझ आया हो, पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू।